तो सर लेट्स बिगिन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था कि आप दो तरीकों से रिडम्पशन कर सकते हो, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और एक बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। कारण था कि आपका कैपिटल रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी फर्म बंद थोड़ी हो रही है। तो आप अगर न्यू शेयर इशू कर दोगे तो जितना आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो उतने नए शेयर आ जाएंगे। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने का मतलब है कि आप क्या बना लीजिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहां से बन सकता है सर। तो जनरली इसके लिए आप जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेप्शनली अवेलेबल है इसको क्रिएट करने के लिए। किन कंपनीज के लिए? जो एक तो कंपनीज है 2013 आने के पहले से प्रेफरेंस शेयर इशू करके बैठी है, वो कंपनी तो उनके रिडम्पशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, सीआरआर बनाने के लिए नहीं, काहे के लिए यूज कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं गलत ट्रैक पकड़ गया, सॉरी, आई रिपीट। रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। सीआरआर तो कहां से बनेगा? जनरल रिजर्व से, विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो जनरल रिजर्व या पीएनएल से सीआरआर बनेगा, वहां ऑप्शन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हो, जनरल रिजर्व से कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल केवल उस सिचुएशन में होगा जब आपके पास कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले के प्रेफरेंस शेयर रखे हुए हैं, या आप सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारे वाले क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोला जाए तो आपको यही मानना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है हमारे पास सेट ऑफ के लिए। ठीक है, तो एंट्रीज बड़ा इशू नहीं था सर, मैंने आपको एंट्री बताई भी थी, एंट्री समझाई भी थी पिछले लेक्चर में। बड़ा इशू था कि सीआरआर कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर। एक, सीआरआर बनाना या नए शेयर इशू करना फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 55, और एक होता है कि नए शेयर इशू करना फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग द फंड्स। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। Hinduja Company Limited had 5,008% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up. ठीक है, the company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of ₹10 each, fully paid up at par. अब यहां पर मैं इन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा हूं, पर मैं आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बदले में नए इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं। तो आपको एंट्रीज पास करनी है। पहले मुझे बताओ कितने रुपए के इक्विटी शेयर इशू होंगे? 5 लाख के। मेरा ऑब्जेक्टिव है फेस वैल्यू रिप्लेस हो जाना चाहिए पूरा का। सेक्शन 55 का ऑब्जेक्टिव है कि फेस वैल्यू जितनी कम हो रही रिडम्पशन पर, उतनी फेस वैल्यू के बराबर या तो सीआरआर बन जाए या तो नए शेयर आ जाए। तुम प्रीमियम मिलाकर मत बोलना मुझे। अगर ये इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे होते तो भी मैं यही कहता कि मुझे 5 लाख की फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर्स चाहिए। उसके लिए चाहे थे तुम सामने वाले 5.5 लाख रुपए लो, बैंक 5.5 लाख रुपए, मुझे मतलब नहीं है। मेरे कैपिटल में कितना जुड़ना चाहिए? 5 लाख। तो सेक्शन 55 का कंप्लायंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर इशू करें 5 लाख रुपए के, 50,000 इंटू 10। देन उसके बाद इनको रिडीम करा। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप चाहो तो उसकी दो एंट्रीज भी कर सकते हो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बात एक ही है, पहले हमने शेयर इशू कर दिए, अब रिडीम कर दो सर। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ड्यू करा हमने, कैपिटल को कम करा और लाइबिलिटी को बढ़ा दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर पे करा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों को मर्ज मत करना एंट्रीज को। आप कभी भी ये एंट्री मत करना कि 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, पहले उसको शेयर होल्डर के अकाउंट में ड्यू करना, क्योंकि इसमें एक शेयर होल्डर का पैसा नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर का पैसा, तो उन सबके अकाउंट में उसको क्रेडिट करना होगा अपने को। तो अब उन सबके अकाउंट तो हमारे सिलेबस में खोलने को नहीं बोल रहा हूं, पर एक अकाउंट तो खोल दो उन सबके ग्रुप का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, इससे आसान क्या हो सकता है आपके जीवन में बताओ? बस शेयर इशू करें और शेयर रिडीम कर दिए।
तो बोलो सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो गया कि नहीं हो गया? अब इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोला था कि आपको फंड की प्रॉब्लम है? नहीं, तो हमें उसकी चिंता नहीं पालनी। जब तक क्वेश्चन ना बोले फंड की प्रॉब्लम, तब तक हमें उसकी चिंता नहीं पालनी। अगर बोले तो आगे बताऊंगा क्या करना, अभी मैंने बताया नहीं है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर देखो क्या बोलता है। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। ठीक है सर, 10,000 100 तो कितने हो गए? 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हो गए। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो क्या बोला, कितने इक्विटी शेयर्स नहीं बताया, sufficient number of equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share as fully paid up. You are required to pass the necessary journal entries, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, वो तो हम करते ही हैं। ये सफिशिएंट नंबर की दो रिक्वायरमेंट हो सकती है सर। एक हो सकता है सफिशिएंट नंबर फॉर अरेंजिंग द फंड्स, कि पैसा आ जाए उतना, और एक होगा सफिशिएंट नंबर फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? अगर आपको फंड के लिए ना बोला जाए तो हमेशा हमें क्या समझना है, हमें कंप्लायंस किसका करना है। क्योंकि देखो फंड की प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है, पर आपको इन एनी केस सेक्शन 55 का कंप्लायंस तो करना ही करना है। तो इसीलिए सफिशिएंट नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कितना होना चाहिए, आइए निकालते हैं। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे बताओ? हाँ, 10 लाख रुपए के ना। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम 10 लाख रुपए। अब ये प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे भी रिडीम हो सकते थे, पर अभी नहीं, पार पे हो रहा है। अब इसके बदले मुझे 10 लाख की ही फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, चाहे से तुम इक्विटी शेयर कैपिटल काय पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो 2 रुपए के, पर मुझे वो 2 रुपए के प्रीमियम से मतलब नहीं, वो मेरे कैपिटल में जाकर थोड़ी जुड़ेगा, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाकर जुड़ेगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि 10 लाख की इक्विटी शेयर आए। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालूंगा मैं? आपको याद है कंसिडरेशन अदर देन कैश में अपन निकालते थे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो यहां पर आपको 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उसको मैं डिवाइड कैसे करूं? हाँ, अब मेरा इक्विटी शेयर इशू कितने पर हो रहा है? 10 प्लस, और इसका फेस वैल्यू कितना है? तो मैं यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा होता ना अगर अदर देन कैश में, तो 12 से डिवाइड करता। फंड अवेलेबिलिटी के लिए भी निकाल रहा था ना, तो 12 से डिवाइड करता। बट मैं सेक्शन 55 के लिए निकाल रहा हूं, और सेक्शन 55 कहता है कि ऐसे नंबर ऑफ शेयर निकालो जिससे 10 लाख की फेस वैल्यू के शेयर आ जाए। तो मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? 10। यही खास चीज है इस चैप्टर की। बस जर्नल एंट्रीज आर नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट इन द सेंस कि जर्नल एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग भारी करते क्या? अभी आएगा। जर्नल एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो। जो आपको मेरी जरूरत है ना, वो ये चीज समझने में। बात समझ में आई? एंड आई होप जनवरी वाले बच्चे भी अच्छे से पिक कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। पिक कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? चलो कोई बात नहीं, पूरा पूरा भी हो जाएगा। आप लोग ना वेट मत करना, आप लोग क्वेश्चन जितने सॉल्व होते कर लेना। तो सर अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाले तो कितने आ जाएंगे बोलो? 1 लाख शेयर। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊं आपको, एज पर सेक्शन 55 सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? तो सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का पहली सिचुएशन, इसके ना मैं दो फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको। पहला सिचुएशन, इफ नो सीआरआर इज टू बी क्रिएटेड। क्वेश्चन ने आपको सीआरआर क्रिएट करने को नहीं बोला है। इस सिचुएशन में इफ नो सीआरआर इज टू बी क्रिएटेड, इस सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर्स, ये सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए कैसे निकलेंगे पता है? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर
पहले तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर पर शेयर। जो न्यूमरेटर है ना वो टोटल में है और जो डिनोमिनेटर है वो काय में है, फेस वैल्यू पर शेयर। दोनों ही जगह क्या आ रही है, फेस वैल्यू, क्योंकि सेक्शन 55 को मतलब किससे है, फेस वैल्यू से। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स पर शेयर। तो आप जाके देखो अब अपने क्वेश्चन में। अब इसी में अगर सीआरआर बनाना होता तो उसकी बात अलग से करूंगा, जगह छोड़ देना नीचे। अभी मैंने बताया अगर सीआरआर नहीं बनाना है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने टोटलिटी में बताओ, 10 लाख के, 10 लाख लिख दो न्यूमरेटर में। और इसके लिए जो नए शेयर इशू कर रहे हो उनकी पर शेयर फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए, 10 से डिवाइड कर दो। तुम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो भी मैं डिवाइड किससे करूंगा, फेस वैल्यू से। इससे क्या होगा, सेक्शन 55 का कंप्लायंस हो जाएगा। और बच्चे सेक्शन 55 पढ़ते नहीं है, सीधा इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पॉसिबल है क्या, आप बताओ, याद तो कर लोगे बट आपको समझ में नहीं आएगा कि कभी अदर देन कैश वाले टॉपिक में सर ने बताया था कि यहाँ पर इशू प्राइस से डिवाइड करना तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, और यहाँ पर आप फेस वैल्यू से डिवाइड करवा रहे हो। तो अभी रीजन समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, चलो आ जाओ। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले शेयर इशू करे तो नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, तो 1 लाख पर 12 रुपए आएंगे तो कितने आएंगे, 12 लाख। अब सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10 लाख ही देना है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, फंड अवेलेबिलिटी का कोई मैटर है ही नहीं यहाँ पर, मैटर है यहाँ पर कैपिटल के रिप्लेसमेंट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल में 10 लाख जाने चाहिए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। और फिर ये डायरेक्ट एंट्री हो गई हमारी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकते थे हम लोग। अब रिडम्पशन करो तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 लाख 10 लाख, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। देखो एंट्री में प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको एक बार मालूम पड़ गया कितने शेयर इशू करने तो उनकी इशू की एंट्री कर लेना, और रिडम्पशन की एंट्री में तो कोई समस्या है ही नहीं। मैंने आपको कल भी समझाया था, शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर टू बैंक, बस शेयर कैपिटल का जो नाम हो वो पूरा लिख देना। बोलो मैडम कुछ बोलना चाह रहे हो, नहीं क्लियर है, बोलो साहब कोई दिक्कत सॉरी चले आगे चले, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। कितने इलस्ट्रेशन थे टोटल इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में? आई ट्राई कि अपन सारे फटाफट डिस्कस कर ले सारे, तो एक अच्छा अपने लिए अप्रोच हो जाएगा। जी इंडिया लिमिटेड had 9,010% redeemable preference shares of ₹10 each, fully paid up। सर ऑब्वियस सी बात है, वो प्रेफरेंस शेयर जो फुल्ली पेड अप नहीं है क्या उनको रिडीम कर सकते हो? अब क्वेश्चन आ गया, बोले रिडीम करना है और क्वेश्चन कुछ और नहीं बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले उसकी फाइनल कॉल करनी है, उसको फुल्ली पेड अप में बनाना है। कुछ नहीं बोले तो भी आप कराना, क्योंकि बिना फुल्ली पेड अप के प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होशियारी दिखाते नीचे लिखाते क्वेश्चन में एक लाइन, सिंस द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप रिडम्पशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं करना आपको कॉल करना है फाइनल कॉल, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इशू। अच्छा देखो रिडम्पशन अभी तक किस पे चल रहा है हमेशा, अभी तक प्रीमियम रिडम्पशन उन्होंने दिया ही नहीं है। बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 ईच फुल्ली पेड अप। सर ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई फॉर इक्विटी शेयर्स, 9 रुपए। तो सर 1 रुपए के डिस्काउंट पे, अरे शेयर्स कभी भी 1 रुपए के डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। ये क्या हो गया, 1 मिनट, चलिए सर ये क्वेश्चन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये क्वेश्चन पे बात कर रहे थे हम लोग, हो गया था ये क्वेश्चन। एट पार बोला है, फेस वैल्यू 9 रुपए है, तो ऐसा नहीं कि 10 वाला शेयर 9 में इशू हो रहा है, फेस वैल्यू 9 रुपए है, तो हमें फेस वैल्यू 9 से ही डिवाइड करना है। तो 90,000 को 9 से डिवाइड कर दो आप, कितने शेयर आ जाएंगे, 10,000 शेयर्स। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स इंटू 9, 90,000
देन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 90,000, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 90,000। कोई दिक्कत? हाँ जी, क्यों नहीं, 1 रुपए में भी कर सकते मैडम। फेस वैल्यू 9 रुपए है, ऐसा नहीं कि 10 वाला शेयर 9 पे इश्यू कर रहे हैं, आप समझो मेरी बात। हमारा जो वो शेयर है ना, उसकी फेस वैल्यू टोटल कितनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला हो तो 10 रुपए मानते हैं अपन। मेरे पास शेयर्स है मैडम 1 रुपए वाले, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। तो 1 रुपए वाले भी हो सकते हैं, वो तो आपके चॉइस पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर, अगला, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे ऊपर पढ़ा था सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर इशू करो, तो मिनिमम शेयर इतने इशू करने पड़ेंगे। अभी जो मिनिमम इशू वाला कॉन्सेप्ट है सर, ये मिनिमम इशू वाला कॉन्सेप्ट 2 चीजों को कवर करता है। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ये मिनिमम इशू सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए अगर है तो दिस विल बी कंसर्न विद द फेस वैल्यू, और अगर ये मिनिमम इशू फंड अवेलेबिलिटी को अश्योर करने के लिए है तो दिस विल कंसर्न विद द इशू प्राइस। अभी तक एक भी क्वेश्चन में ये फंड अवेलेबिलिटी वाली बात नहीं आई है, हर बार बात किसकी हो रही है? सेक्शन 55, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा। फंड अवेलेबिलिटी क्वेश्चन बोलेगा तो मिनिमम इशू मतलब क्या? मिनिमम इशू मतलब ये कि सर अगर आपके पास रिजर्व हैं तो आप उसमें से सीआरआर बना लो, शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो? डायरेक्टर्स ने बोला सीए साहब ऐसा कुछ रास्ता बताओ जिससे हमें कम से कम नए शेयर इशू करने पड़े, जितने कम कर सको उतने कम कर दो। हमने बोला भाई साहब आपके पास P&L का बैलेंस और रिजर्व का बैलेंस कितना लेकर आओ, दिखाओ। हाँ ये दिख रहा है ना, इसको सीआरआर में डाल दो। तो इसको अगर आपने सीआरआर में डाल दिया तो अब आपको नए शेयर उतने कम इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है और उसमें से 3 लाख रुपए आपने सीआरआर में ट्रांसफर पहले ही कर दिए हैं, तो अब मुझे केवल 2 लाख रुपए का नया कैपिटल लाना, तो ये हो गया मिनिमम शेयर्स। पर अब वो 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स लाने हैं आपको, मिनिमम शेयर्स। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? फंड अवेलेबिलिटी की कि सेक्शन 55 की? सेक्शन 55 की। फंड अवेलेबिलिटी की बात अलग से करेंगे अपन। तो कुछ समझ में आया? ठीक है, और कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं बताना मेरे को, आप तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ये इनके फॉर्मूला वगैरह सब तकलीफ वाले देते हैं और चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने को। सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ दिक्कत आएगी तो पढ़ेंगे। इसमें है ना, खाली ऊपर आप एक पेज नंबर 11.161 पर आइए, और ये आखिरी वाली 3 लाइनें हाईलाइट कर दीजिए। ये मतलब 4th पॉइंट ही आपके लिए एलडीआर है पूरा, ये मान लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है ये देखो, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेटेड एज पर 3 अबव, वो मैं दिखा दूंगा कैसे, नीड्स टू बी एडजस्टेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। अरे भाई ध्यान दो इधर। फर्स्टली शेयर्स फ्रैक्शन कैन नॉट बी इशूड। 1.25 शेयर निकल कर आया सर, कैसे इशू करोगे? या तो 1 शेयर इशू होगा या तो 2। तो जब भी फ्रैक्शन में शेयर होगा, चलो मुझे बताओ 1.25, मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस रख रहा हूं, आपने नंबर ऑफ शेयर निकाले, एक आया 1.25 और एक आया 1.75, क्या करोगे? अलग अलग केसेस है दोनों, राउंड ऑफ कर देंगे सर। ये 5 से नीचे तो इसको 1 मान लेंगे, और ये 1.75 5 के ऊपर इसको 2 मान लेंगे। कितने लोग कहते हैं हाँ बरोबर है? गलत सर, आपने तो हमारा मैथ्स का रूल ही गलत ठहरा दिया। देखो यहां तो आप सही हो, पर यहां आप गलत हो, क्योंकि अगर आपने 1.25 की जगह 1 शेयर इशू करा तो बचे हुए 0.25 का कैपिटल आपके पास आ नहीं पाएगा, और सेक्शन 55 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। क्योंकि जो आपका कैपिटल पूरा लाना है तो उसके लिए 1.25 शेयर चाहिए, उससे कम में आपका कैपिटल कम हो जाएगा, तो हमारे इस चैप्टर का पर्पस ही अचीव नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस चैप्टर में एक नियम बना लेना, जब भी शेयर्स फ्रैक्शन में आए आपको हमेशा उनको हायर साइड पे राउंड ऑफ करना। सेक्शन 55 के कंप्लायंस के लिए फ्रैक्शन शेयर्स को हमेशा राउंड ऑफ टू दी हायर साइड।
ठीक है, ऑलवेज राउंड ऑफ टू द हायर साइड। 1.1 भी होना तो भी कहा ले जाना 2 पर। ये बात समझ में आई, लॉजिकली समझ में आई ना। वो 0.25 के बराबर का शेयर रह जाएगा ना मेरा फिर कैपिटल, तो कैपिटल तो कम हो गया आपका, तो 55 नहीं करने देगा ये चीज। तो ये आप एक तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी दिक्कत जो इसके अंदर आती है ना, वो आती है लॉट साइज की। वो भी लिखा हुआ है आपके पॉइंट नंबर 4 में। लॉट साइज कई बार कुछ कंपनी का तय होता है। देखो क्या लिखा है सबसे पहले तो, दस इफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर एज पर 3 इंक्लूड द फ्रैक्शन इट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटेड टू द नेक्स्ट हायर फिगर। क्या लिखा है? नेक्स्ट हायर फिगर, समझा दिया मैंने आपको। फिर क्या लिखा है? सेकेंडली, if the examination problem states that the proceeds or number of shares should be a multiple of say 10, 50, 100, then again next higher multiple should be considered. ये क्या कह रहा है पता है कि कई बार ना लॉट साइज डिसाइड होता है। एक कंपनी बोले मैं जो कंपनी शेयर इशू करती हूँ ना 10-10 के मल्टीपल में इशू करती हूँ, मतलब मैं कभी भी आपको ऑड फिगर्स में शेयर इशू नहीं करूंगी, 12-15 नहीं, 10 इशू करूंगी, या 20 या 30 या 40 ऐसा। अब आपके नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं 12, क्या करोगे? बोलो 10 इशू कर दो? नहीं, अब आपको इसको हायर साइड पे ले जाना पड़ेगा। आपको कितने इशू करने पड़ेंगे? 20। ऐसे ही अगर 50-50 का मल्टीपल होगा और आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 465, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप 450 पे जा सकते हो या 500 पे जा सकते हो। तो आप किस पे जाओगे? 500 पर, अगर 50-50 का लॉट साइज है तो। क्या ये बात समझ में आई? ये आपकी 12th की बुक में भी एक क्वेश्चन है कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जिसमें फ्रैक्शन में आता है शेयर्स, पर वहां वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन के बदले कैश दे देते हैं। हमने वहां एक क्वेश्चन पढ़ा है। यहां पर आप कैश नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा कैपिटल रिप्लेस हो जाना चाहिए। ये घटा हुआ उतने से क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाए। तो ज्यादा से बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर आप रिजर्व उतने से कम बना लेना। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ शेयर ज्यादा इशू कर दिए तो सीआरआर उतने से कम कर देना। तो क्या पूरा मैटर क्लियर हो गया? आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है। देखो आप एक बात समझ लेना, ये बोनस, ये राइट इशू, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन चैप्टर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये जैकपॉट है हमारे लिए, और इनको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर आप एग्जाम में जाओगे तो अपीयर नहीं कर पाओगे। इनके क्वेश्चंस करके जाना है तो ही आप एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मिनिमम नंबर मतलब जितने कम हो सके उतने कम कर देना, ऑफ ₹9। फिर मैडम देखो इक्विटी शेयर कितने का है? 9 रुपए का है। टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर रुपीज, 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर नहीं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब रिजर्व, जिससे आप क्या बना सकते हो? CRR। वो कितना अवेलेबल है? 3 लाख। और 5 लाख के आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे, तो बचे कितने अब? 2 लाख। Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that the provisions of section 55 are not violated. Also determine the number of shares if the company decide to issue the shares in the multiples of ₹50 only. पहले नॉर्मली मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बताओ कितने शेयर इशू करने चाहिए। आप कैसे निकालोगे? आप वर्किंग करोगे सबसे पहले, ये इन्होंने वर्किंग कर भी रखी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कितना? 3 लाख। तो मिनिमम प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ये कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? 2 लाख। और प्रोसीड्स ऑफ 1 शेयर, यहाँ फेस वैल्यू बोलना चाहिए, प्रोसीड गलत है, प्रोसीड शब्द गलत है। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 9 रुपए, तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 कितना होगा? 22,222.22 शेयर। तो पहली बात तो अगर 50-50 के मल्टीपल का झंझट नहीं होगा तो इस 0.22 को मैं हायर साइड पे राउंड ऑफ करके और क्या बोलूंगा? फ्रैक्शनल शेयर्स परमिटेड नहीं होते, 22,223 शेयर्स हम इशू करें। पर अगर ये 50-50 के मल्टीपल में होगा तो मैं और हायर साइड पे चले जाऊंगा और 22,250 शेयर्स क्या कर दूंगा? इशू कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आप एक मिनट जरा ऊपर आइए, जहां पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, इफ नो सीआरआर इज टू बी क्रिएटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला यहां पर एक फॉर्मूला लिख दो, इफ CRR is to be created, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे?
टोटल फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड माइनस अमाउंट ऑफ सीआरआर, जितना सीआरआर क्रिएट कर दिया वो माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ न्यू शेयर। पूरे फॉर्मूला में खाली एक चीज बदली है, न्यूमरेटर में पहले था टोटल फेस वैल्यू, क्योंकि हम वहां पे सीआरआर बना ही नहीं रहे थे। अब सीआरआर बना रहे हो तो जितना सीआरआर बना रहे हो वो माइनस कर दो, बची हुई फेस वैल्यू को डिवाइड किससे करना है, फेस वैल्यू पर शेयर। ये मैं सेक्शन 55 के कंप्लायंस की बात कर रहा हूं सर। पूरा ही पढ़ा दिया चैप्टर मैंने सर, मैं आपको ये बता दूं, ये कोई मैं बोला फास्ट ट्रैक रैपिड फायर, पर रैपिड फायर नहीं है। बस फर्क ये हो गया है कि उसमें एक एक क्वेश्चन करने का आपको समय देता हूं क्लास के अंदर कि करो, खुद से दिमाग चलाओ। यहां पर वो समय नहीं दे रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। बाकी कॉन्सेप्ट जितने डेप्थ में रेगुलर क्लास में कवर होते उतने ही डेप्थ में यहाँ पे हमने कवर कर दिया। हाँ जी, तो आया वो वाला क्वेश्चन फोर्थ वाला, लॉट साइज का मैटर खत्म। अब फ्रेश इशू एट प्रीमियम, ये तो पढ़ लेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे सीधा। मिनिमम फ्रेश इशू टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन। देखो जो बार बार मैं आपसे बात कर रहा था ना कि इस चैप्टर में पंगा खाली सेक्शन 55 का नहीं है, फंड। अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, वैसे जैसे रिटायरमेंट में पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर को पैसा देना। अच्छा मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी आपके अकाउंट्स के पेपर चेक करते वक्त, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करा है मेजोरिटी बच्चों ने, पर हैरानी की बात थी कि बीआरएस और रेक्टिफिकेशन एक भी बच्चे का सही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है कि वो ए रेटेड चैप्टर्स हैं और मोर देन 50% बच्चों का डेप्रिसिएशन भी गलत हुआ है। मैं आपको खाली एक अलार्म दे रहा हूं कि ए रेटेड चैप्टर्स को लाइटली ना लें आप। आपको लगभग हर पेपर में डेप्रिसिएशन मिलेगा, बीआरएस मिलेगा, रेक्टिफिकेशन मिलेगा, ये आपको पहले से पता है। तो यहां तो गलती की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। पहला टेस्ट था, अलर्ट कर रहा हूं, अगले टेस्ट में आप तैयारी करके आएंगे तो हो जाएगा। पर अब आराम वाले दिन गए, टीवी देख रहे अपन, सब दूसरे काम बंद, सब दूसरे काम बंद। अभी आपके फोकस में केवल पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना। पूरा फोकस उधर फिक्स कर दो आप, तो देखो अपने आप फिर आपके अगले टेस्ट में चीजें इंप्रूव हो जाएगी। मिनिमम फ्रेश इशू टू प्रोवाइड रिडम्पशन। अब मैं आपसे कह रहा था कि जैसे रिटायरमेंट के अंदर बात निकली तो मैं वहां चले गया टेस्ट पेपर में आपके, कैपिटल एडजस्टमेंट होता है रिटायरमेंट में कि सर ये जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर जा रहा है और इसको चुकाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम दोनों पार्टनर को बोलेंगे अपना पैसा लेकर आओ, इस तरीके से कि आपका कैपिटल क्या कर दे हम, प्रोपोर्शनेट। बस वैसी बात हो रही है। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा सेक्शन 55 तो करते रहना। अब तुमने सेक्शन 55 के तहत सीआरआर बना दिया, अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं उनको देने को, तुम्हारे सीआरआर का क्या अचार डाले। आप समझना, आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस भरपूर है, इससे आपने क्या बना लिया, प्रॉब्लम वो नहीं है। यहां असेट साइड पर सारा का सारा पैसा आपने कहां लगा रखा है, फिक्स्ड असेट। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, पर आपकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, आपके पास कैश नहीं है, तो अभी क्या होगा। अब मुझे यहां चाहिए कैश, तो सर अब मुझे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे उतने जितने मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है। तो फिर सर सीआरआर पूरा नहीं बनाते, हाँ मत बनाओ। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, हम पहले सीआरआर बना रहे थे, जितना सीआरआर बन गया बचे हुए के शेयर इशू करते, क्योंकि वहां फंड का प्रॉब्लम नहीं था। यहां पता है हम क्या करेंगे, यहां हम पहले निकालेंगे फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो 5 लाख रुपए, तुम्हारे गले में कितना रखा है, 2 लाख रुपए कैश, तो अब हमें नए शेयर कितने के इशू करने हैं, 3 लाख रुपए के, बचे हुए का सीआरआर बना लो। अब यहां पर सीआरआर बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, क्योंकि हमें अब दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा फंड अवेलेबिलिटी भी हो जाए और सीआरआर भी बन जाए। पर यहां पर कुछ दिक्कत दूसरी भी है। ये अगर मान लो आपके पास 2 लाख रुपए का कैश अवेलेबल है और आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहा है वो 5 लाख रुपए का है, तो आप इसके लिए बोलोगे सर 2 लाख रुपए के नए शेयर, सॉरी 3 लाख रुपए तो इसमें से अवेलेबल है, 2 लाख रुपए सॉरी, शॉर्टफॉल कितना पड़ रहा है, 3 लाख रुपए, तो मुझे 3 लाख रुपए के नए शेयर चाहिए।
अब ये फंड अवेलेबिलिटी वाले टॉपिक को ना इस बात से मतलब नहीं कि आप 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स लाओ, इसको मतलब इस बात से है कि आप 3 लाख रुपए कैश में ले आओ। अब वो चाहे से सामने शेयर कैपिटल में जाए, चाहे से सिक्योरिटी प्रीमियम में जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा सेक्शन 55 तुम देख लेना। मतलब अगर तुमने 3 लाख रुपए के शेयर्स पार पे इशू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाख रुपए का कैश भी आ गया, सुनना, और 3 लाख रुपए का शेयर कैपिटल भी आ गया। बताओ सीआरआर कितने का बनेगा? बोलो बोलो। अगर मैंने ये 3 लाख रुपए के शेयर्स पार पे इशू करे, कैलकुलेटर निकालो ना अपना सब लोग, 3 लाख रुपए के शेयर्स पार पे इशू कर, तो नया शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए का। और प्रेफरेंस शेयर कितने के? 5 लाख रुपए। बचा कितना? 2 लाख रुपए का सीआरआर बना देंगे। क्लियर है? अगला मैटर, अगर मैंने ये 3 लाख रुपए के शेयर जो इशू करने थे ना, वो 20% प्रीमियम पे इशू करे, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए मैं बोलूंगा ऐसे इशू करो कि आपको 3 लाख रुपए आ जाए, पर डिवाइड मैं 12 से करूंगा, 10 से नहीं करूंगा। यहां आकर आधे बच्चों की गाड़ी बढ़ जाती है, बोलो ऊपर 10 से कराया। 55 के कंप्लायंस के लिए फेस वैल्यू से करूंगा। फंड अवेलेबिलिटी के लिए मेरे को क्या मतलब, कैसे भी पैसा आ रहा है ना, तो मैं ज्यादा शेयर्स क्यों इशू करूं? तो 12 से डिवाइड करो, कितना आता है? हाँ जी, 25,000 शेयर इशू कर दो आप, तो आपके पास 3 लाख रुपए आ जाएंगे। अब मुद्दे की बात, ठीक है 3 लाख रुपए तो आ गए, कैश तो हम दे देंगे उनको, पर मेरे पास शेयर कैपिटल कितने का आ रहा है? 25,000 इंटू 10, बोलो, बचा हुआ 50,000 तो मेरे प्रीमियम में चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2.5 लाख। तो अब आपको सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? 2.5 लाख का सीआरआर। तो सेक्शन 55 की बात करेगा ना। तो अब आपने फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर शेयर इशू कर दी है, तो आप ठीक है 3 लाख रुपए ले आए, लेकिन उसमें शेयर कैपिटल में 2.5 लाख ही गए हैं, तो शेयर कैपिटल 2.5 लाख से बड़ा है, तो बचे हुए 2.5 लाख को कहां डालना पड़ेगा आपको? सीआरआर में। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आ जाओ, देखते पकड़ में आती है कि नहीं आई, तो क्वेश्चन सॉल्व करते उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब खेल क्वेश्चन से समझ में आते हैं सर। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन है ही फंड अवेलेबिलिटी का। X Limited gives you the following information as on 31st March 2023. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे दिया, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल 2,90,000 दिया। सर आपको कैसे पता इसमें से इक्विटी इतना, प्रेफरेंस इतना? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, वो नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 48,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 56,500, असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 31,000। The share capital of the company consists of ₹50 each, equity shares of 2,25,000। ये 50 जो है ये फेस वैल्यू है, तो 2,25,000 रुपए के तो इक्विटी शेयर है, एंड ₹100 ईच प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹65,000 इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो सर इसलिए मैंने ऊपर पहले मेंशन कर दिया था कि 4,500 शेयर ऑफ 50 ईच, ठीक है, और 650 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये कैसे आया, समझ में आ गया? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? पी एंड एल अकाउंट, मतलब आप बहुत आराम से इसमें से सीआरआर बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो सर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन पहली बार टाइप पे होने वाला है, प्रीमियम ऑफ 10%। द कंपनी डिसाइडेड, तो आप सबसे पहले देखो प्रीमियम ऑफ 10% पे मैंने क्या लिखा है? 65,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, तो मुझे पैसे कितने देना है? 71,500। आई रिपीट, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेक्शन 55 बोलेगा 65,000 से तुम्हारा कैपिटल कम हुआ, तो 65,000 से सीआरआर बनना चाहिए या नए शेयर आने चाहिए, उसको ये 10% प्रीमियम से मतलब नहीं है। पर फंड अवेलेबिलिटी में आपको फोकस करना है 71,500 पर, क्योंकि पैसा कितना देना है आपको? 71,500। और वो पैसा आए भी तो शेयर कैपिटल से आए या प्रीमियम से आए, उसको दिक्कत नहीं है इस बात से। तो उन्होंने बोला सर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे मालूम पड़ेगा फंड अवेलेबिलिटी की दिक्कत है? तो ये जो शब्द है ना फैसिलिटेट, इस शब्द को हाईलाइट कर लो। ये आपको बता रहा है
कि फंड अवेलेबिलिटी के कारण हम ये सब चीजें कर रहे हैं। 55 के कंप्लायंस के लिए उसको इन्वेस्टमेंट बेचने की जरूरत नहीं है। समझो मेरी बात को। क्या बोल रहा था, कंपनी डिसाइड टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 15,000। फिर क्या बोला, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। आप अपने बैंक बैलेंस में 12,000 छोड़ दो, बाकी पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैंक बैलेंस है कितने का, 31,000, उसमें से 12,000 घटा दे तो अवेलेबल कितना हो गया, 19,000। और बोले बचे हुए पैसे के लिए टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। ये जो ग्रीन मार्क करा ना, रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, ये आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन काय का है, फंड अवेलेबिलिटी का है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑफ फंड अवेलेबिलिटी। मालूम ही नहीं पड़ पाता सर, तो सर सेक्शन 55 का ध्यान नहीं रखना है इसमें। सर वो तो हमेशा ही होगा, ये जब बोला जाएगा तब होगा। अब जब फंड अवेलेबिलिटी की बात आती है ना, तो आप पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको सीआरआर कितने का बनाना है। आप पहले ये निकालो कि फंड अवेलेबिलिटी के लिए मिनिमम शेयर्स कितने इशू करने हैं, फिर समझेंगे सीआरआर का मैटर क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि हमें फंड अवेलेबिलिटी के लिए कितने पैसे। तो देखो सबसे पहली बात, मुझे पैसों की जरूरत कितनी, 71,500। उसमें से 15,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट बेचकर आ जाएंगे। कैलकुलेटर उठाओ, 71,500 माइनस 15,000 कितना हो गया, उसमें से 19,000 रुपए आपके बैंक बैलेंस में से अवेलेबल है। कितना बच गया, 37। ये वो अमाउंट है जो मुझे नए शेयर इशू करके इकट्ठा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 37,500 के शेयर इशू करने, मतलब 37,500 शेयर इशू करने नहीं, फेस वैल्यू के नहीं, विथ प्रीमियम। तो जो नए शेयर है वो आप, अच्छी बात यह है कि प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे, इस पे इशू कर रहे हैं पार पे। ये क्वेश्चन ने आपको बचा लिया। अगर वो प्रीमियम पे तो क्या होता, आपको प्रीमियम जोड़कर शेयर निकालने पड़ते। कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इन्होंने नहीं दिया तो अपन कर देंगे, चिंता नहीं। अभी तो पहले अपन पार की बात करते हैं। तो आइए ये वर्किंग नोट देखिए, आप लिखना हो तो लिख लेना। पहला वर्किंग नोट नंबर 1, लिख रहा हो तो लिख लेना। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर फॉर अरेंजिंग फंड्स फॉर रिडम्पशन। तो पहले हमने वर्किंग करी कि फंड रिक्वायर्ड कितना है। तो फंड रिक्वायर्ड है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 6,500। तो टोटल हो गया 71,500। लेस करा, इन्वेस्टमेंट में से कितना आ जाएगा 15,000, बैंक से कितना आ जाएगा 19,000, बैलेंस रिक्वायर्ड 37,500, डिवाइड कर दिया इशू प्राइस पर शेयर से। किस्मत हमारी अच्छी कि इशू प्राइस ही पार वैल्यू है। अगर इस पर 10 रुपए का प्रीमियम होता तो मैं यहाँ पर 60 से डिवाइड करता, क्योंकि मैं अभी सेक्शन 55 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी फंड रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। और फंड रिक्वायरमेंट का सेक्शन 55 से कोई कनेक्शन नहीं। हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो अभी हम फंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो 50 से डिवाइड करो, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, 750। लिखो। ठीक है, वर्किंग नोट 2 वो लिखा था, नहीं हुआ था अभी। अरे पहले लिख लो।
अरे डन। वर्किंग नोट 2 देखो, अब सीधे लिख रहे हो, मैंने इतना लिखा नहीं था तो तुम लिख रहे हो। नहीं हुआ अभी भी वो? वर्किंग नोट 2 लिखो, अलग से मैं दे दूंगा आपको फोटो। स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ी। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सेक्शन 55 के हिसाब से हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो इसमें आपने देखा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान से देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहां पर मैं 65,000 पे फोकस करूंगा, मुझे नहीं मतलब 71,000 जो भी आ रहा है आपका, और उसमें से लेस करूंगा न्यू इक्विटी शेयर इशूड, उसके भी क्या करूंगा, फेस वैल्यू। अब वो तो ठीक है, यहां पर फेस वैल्यू एक ही है, पर अगर ये नए शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे होते तो भी मैं यहां पर 55 में क्या ले रहा होता इनकी फेस वैल्यू। तो 37,500 के नए शेयर इशू हो गए, 65,000 से आपका कैपिटल घट रहा है, 37,500 से फिर बढ़ गया, तो अब बचा कितना बढ़ाना, 27,500। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया 27,500। ठीक है, बात करेंगे प्रीमियम की भी अपन, पर ये वर्किंग नोट्स हो गए नोट। अब आपको मैं एंट्री दिखा देता हूं। देखो पहली एंट्री, नए शेयर्स कितने के इशू करोगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 37,500, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500, और अब ध्यान से देखो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। मेरा कहना है कि आप एंट्रीज का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दो, इनके ऑर्डर से मैं सेटिस्फाइड नहीं, देखो मैंने ऑर्डर की नंबरिंग भी डाल रखी है। यार तुम ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के पहले बेच दो ना जो बेचना है तुमको, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में 18,500 के हमने बेचे कितने में, 15,000 में 3,000 का लॉस हो गया, 3,500 का लॉस हो गया। ध्यान से देखना 3,500 का लॉस हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अच्छा वो लॉस भी कहां गया, पी एंड एल में। तो ऊपर जाके देखो पी एंड एल का बैलेंस कितना है, 48,000। वो ठीक है, हमें 27,500 की जरूरत है, अगर मान लो वो 27,500 ही होता, मैं एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, और यहाँ पर आपका ये 3,500 का तो लॉस चले गया उसके अंदर, तो आप उतने का सीआरआर क्रिएट ही नहीं कर पाते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में वो दिक्कत नहीं है हालांकि, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड एंट्री में आप शेयर इशू करो, तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने के पहले आप सीआरआर बनाओ, तो फोर्थ एंट्री करोगे पी एंड एल अकाउंट टू सीआरआर 27,500। और अब आप क्या करो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो। तो अब आपकी एंट्री फिफ्थ नंबर पे क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500 टू बैंक 71,500। और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री एंड में और करनी है सर, इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पी एंड एल से साइट ऑफ करना है 6,500 को। इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, है भी नहीं हमारे पास, पर अगर होता तो भी यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी सेक्शन 133 कंप्लायंट है। बोलो साहब क्या समस्या अब आपको इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि शेयर्स ना काय पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे इशू हुए। खाली एक अजम्पशन ले रहा हूं और आपको कोई चीज समझा रहा हूं बस। मान लो कि इसमें बोला गया होता है कि 50 रुपए में नहीं, नए शेयर्स 50 वाले इशू कितने में हुए, 60 रुपए में इशू हुए। तो आप जरा देखो फंड अवेलेबिलिटी के लिए आपको क्या वर्किंग करनी पड़ती, खाली देख लो, लिखने की जरूरत नहीं। फंड अवेलेबिलिटी के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000, जिनको लिखना हो फोटो क्लिक कर लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 65,000, प्रीमियम 6,500, 71,500 देना है, और अवेलेबल 34,000 है, तो फंड रिक्वायर्ड कितना है,
37,500 यही निकाला था पहले भी अपन ने। अब इसको डिवाइड कितने से करोगे? इशू प्राइस जो हमने अज्यूम करी है कि वो कितने पर है, 50 + 10। मुझे एक शेयर इशू करके 50 रुपए नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 60 रुपए। तो कितने शेयर इशू करूं 37,500 आ जाए? तो बोले साहब 625 शेयर में काम हो जाएगा, 750 शेयर क्यों इशू कर रहे हो जब 60 रुपए मिल रहे हैं एक शेयर पे? तो अब मैं 625 शेयर से इशू करूंगा। अगर बात किसकी आती है? फंड अवेलेबिलिटी की। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं 625 शेयर इशू करता हूं तो फिर मुझे सीआरआर में कितना डालना पड़ेगा? निकाल के बताओ। अब वो सीआरआर के लिए तो ध्यान रखना कि मतलब फेस वैल्यू से आप इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सीआरआर कितना बनेगा? 65,000 के प्रेफरेंस शेयर माइनस 625 इंटू 50 के इक्विटी शेयर्स, तो कितना आता है बताओ? यही करना और क्या करना है? निकाल के बताओ कितना आता है। हाँ, अरे 625 इंटू 50 करो, कितना आता है? और 65,000 में से माइनस कर दो उसको, 33। इतने का सीआरआर बनेगा। इतने की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, उसके बदले इतने की फेस वैल्यू के नए इक्विटी शेयर आ रहे हैं। तो सर शेयर्स तो आपने 625 इशू करे पर 50 ले लिया, वहां तो 60 आ रहे थे, तो वहां फंड की बात थी इसलिए 60 लिया था, या सेक्शन 55 की बात है इसलिए 50 ले लिया। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें एक वैरायटी और आ सकती है आपके पास, वो भी सिखा देता हूँ। ये वैरायटी समझ में आई? अब एक वैरायटी और आ सकती है, कई बार वो आपको बता देता है कि सीआरआर कितना बनाना है, क्वेश्चन नहीं। जैसे अज्यूम कर लेते हैं अपन यहां पर कि 65,000 की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, रिडीम करने सॉरी, एट प्रीमियम, और बोले सीआरआर आपको मैक्सिमम 27,500 का बनाना है, ये क्वेश्चन ने बता दिया, और इशू करो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब यहां तो फिर सर कोई प्रॉब्लम बचा नहीं सकती मुझे। अब सीआरआर मुझे 27,500 का बनाना है, तो 65 में 27,500 माइनस करूंगा, 37,500 आ गए, ठीक है। और 37,500 को डिवाइड बाय 50 कर दूंगा, फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहां पर मैटर किसका चल रहा है? 55 का। तो नए शेयर्स कितने आ जाएंगे? 750। अब प्रॉब्लम समझना, अगर किसी एक क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी, आप बोले साहब सीआरआर बनाना है 27,500 का, इसके हिसाब से शेयर्स निकालो और फंड भी अवेलेबल करना है, और शेयर जो आप नए इशू करोगे ना वो 60 रुपए पे इशू करोगे। मतलब दोनों क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया? मर्ज, कि आपको सेक्शन 55 के हिसाब से भी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, और इस तरीके से इशू करने के हमारे पास रिडम्पशन के लिए फंड भी अवेलेबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे फिर? दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, उसके भी निकालेंगे और इसके भी निकालेंगे। उसके कितने आ गए? 625 शेयर, और इसके कितने आ गए? 750। अब बताओ दोनों में से कौन से इशू करूं जिससे दोनों कंप्लाई हो जाए? आप 750 शेयर इशू कर लो, जिससे आपका सेक्शन 55 का कंप्लायंस भी हो जाएगा और आपके फंड की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये एक्सट्रीम क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको एकदम, कि जब दोनों चीजें वो बोल दे, पर इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि क्वेश्चन को ये बताना पड़ेगा कि सीआरआर कितना बनेगा, तभी तो मैं यहां के नंबर ऑफ शेयर निकाल पाऊंगा ना, नहीं तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो आगे जो क्वेश्चंस में आपको चीजें मिलने वाली वो यही मिलने वाली है, ठीक है। तो आप आज ट्राई करें इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा है पर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th और 10th में एक मिनट सुन लो, रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर जो मैंने आपसे बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टली कॉल्ड अप को पहले क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। आप उनसे कॉल कर दो और फिर उनको रिडीम करो। तो इस केस में 9th में बेसिकली वो चीज आपको मिलेगी कि जो फुल्ली पेड अप नहीं होगा उसको पहले फुल्ली पेड अप बनाएंगे और फिर इनको आगे आपको रिडीम करना है, ठीक है। तो मैं इस बारे में एक लेक्चर और लूंगा इसका, और जो बचे हुए क्वेश्चन थे पहले आप एक बार आज ट्राई कर लें और वो आपके क्लियर हो जाए,
तो उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।